मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज आप लोगों के समक्ष वापसी कहानी पढ़ाने जा रही हूँ। तो वापसी कहानी पढ़ाने से पहले उषा प्रियंवदा का संक्षिप्त जीवन परिचय आपको जानकारी देना चाहती हूँ। उषा प्रियंवदा जी का जन्म 24 दिसंबर सन 1930 को कानपुर में हुआ था। हिंदी साहित्य के आधुनिक महिला कथाकारों की पंक्ति में अग्रगण्य है, यानी कि कई हिंदी महिला कथाकारों की पंक्तियों में इसका मुख्य रूप से गिनी जाती है। कानपुर में जन्मी उषा जी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में एमए तथा पीएचडी की पढ़ाई पूरी करने के बाद दिल्ली के लेडी श्री राम कॉलेज और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्यापन किया। इसी समय उन्हें फुलब्राइट स्कॉलरशिप मिली और वे अमेरिका चली गई। अमेरिका के ब्यूमिंगटन इंडियाना में 2 वर्ष पोस्ट डॉक्टरल का अध्ययन किया और 2007 में केंद्रीय हिंदी संस्थान द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अमेरिका से लौटकर शेष समय लौटने के बाद शेष समय दिल्ली में व्यतीत किया था। उनकी मुख्य रचनाएं हैं जिंदगी और गुलाब के फूल, एक कोई दूसरा, कितना बड़ा झूठ, रुकेगी नहीं राधिका इत्यादि। उनकी कहानियों में वापसी कहानियाँ उल्लेखनीय हैं। उषा जी की समस्त कहानियाँ मध्यवर्गीय जीवन के सुख दुख, आशा निराशा एवं जीवन संघर्ष पर आधारित है। उनकी कहानियाँ समाज की बदलती नैतिकता को रेखांकित करती हैं। यह कहानी वापसी पहली बार अगस्त 1960 में प्रकाशित हुई थी। यह एक ऐसी परिवार की कहानी है जिसमें व्यक्ति की भूमिका किसी भावात्मक आधार पर नहीं बल्कि उसकी उपयोगिता के आधार पर निश्चित होती है। अनुपयोगी सिद्ध होने पर परिवार को वह मात्र एक पालतू सामान की तरह लगने लगता है। इस कहानी में एक रिटायर व्यक्ति की अकेलेपन का पीड़ाबोध है। यहाँ पीड़ाबोध सामाजिक संदर्भ में अधिक व्यापक और गहरा बन पड़ा है। इस कहानी का मुख्य पात्र है गजाधर बाबू, जो 35 साल तक रेलवे में नौकरी करने के बाद घर लौटते हैं। परिवार से लंबे उपस्थिति उन्हें परिवार के ढांचे से बाहर कर देती है। इसलिए जब परिवार में आते हैं तो जिस सुखद जीवन की कल्पना उन्होंने की थी, वह परिवार उन्हें एक बोझ की तरह महसूस करता है। यहाँ तक कि उनकी पत्नी की भी अपेक्षा सहनी पड़ती है। जो अपेक्षा करती है वह उपेक्षा सहनी पड़ती है। और ऐसे परिवार में एक असंगत और विस्थापित जिंदगी जीते गजाधर बाबू को यह एहसास होता है कि जिंदगी ने उन्हें थक लिया है। तब वे एक निर्णय लेते हैं और यह निर्णय उनके पलायन का है। ये पलायन किस प्रकार का है, कहानी कहाँ मोड़ लेती है और गजाधर बाबू का क्या होता है, यह जानने के लिए आपको कहानी ध्यान से सुननी पड़ेगी। गजाधर बाबू ने कमरे में जमा सामान पर एक नज़र दौड़ाई। उसमें 2 बक्स, एक डोलसी, एक बाल्टी। यह डिब्बा कैसा है गणेशी? उन्होंने पूछा। गणेशी बिस्तर बांधता हुआ कुछ गर्व, कुछ दुख, कुछ लज्जा से बोला। घरवाली ने साथ को कुछ रेशम के लड्डू रख दिए हैं। कहा बाबूजी को पसंद थे। अब कहाँ हम गरीब लोग आपकी कुछ खातिर कर पाएंगे। घर जाने की खुशी में भी गजाधर बाबू ने एक विषाद का अनुभव किया। जैसे एक परिचित स्नेह आदर में सहज संसार से उनका नाता टूट रहा था। कभी कभी हम लोगों
की भी खबर लेते रहिएगा। गणेशी बिस्तर में रस्सी बांधता हुआ बोला। कभी ज़रूरत हो तो लिखना गणेशी, इस अगहन तक बिटिया की शादी कर दो। गणेशी ने अंगोछे के शोर से आंखें पोंछी। अब आप लोग सहारा न देंगे तो कौन देगा? आप यहाँ रहते तो शादी में कुछ हौसला रहता। गजाधर बाबू चलने को तैयार बैठे थे। रेलवे क्वार्टर का वह कमरा जिसमें उन्होंने कितने वर्ष बिताए थे, उनका सामान हट जाने से कुरूप और नग्न लग रहा था। आंगन में रोपे पौधे भी जान पहचान के लोग ले गए थे और जगह जगह मिट्टी बिखरी हुई थी, पर पत्नी बाल बच्चों के साथ रहने की कल्पना में यह विश्व एक दुर्बल लहर की तरह उठकर विलीन हो गया। गजाधर बाबू 35 साल की रेलवे की नौकरी के बाद रिटायर होकर अपने घर परिवार के बीच वापस लौटने जा रहे थे। इन वर्षों में अधिकांश समय उन्होंने अकेले रहकर काटा था। उन अकेले क्षणों में उन्होंने इसी पल की कल्पना की थी जब वह अपने परिवार के साथ रह सकेंगे। इसी आशा के सहारे वह अपने अभाव को बोझ ढो रहे थे। संसार की दृष्टि में उनका जीवन सफल कहा जा सकता था। उन्होंने शहर में एक मकान बनवा लिया था जहां उनकी पत्नी और बच्चे रहते थे। गजाधर बाबू के परिवार में उनकी पत्नी, 2 बेटे अमर और नरेंद्र तथा 2 बेटियां हैं, कांति और बसंती। बड़े लड़के अमर और लड़की कांति की शादियां कर दी थी। 2 बच्चे ऊंची कक्षाओं में पढ़ रहे थे। गजाधर बाबू नौकरी के कारण प्राय छोटे स्टेशनों पर रहे और उनके बच्चे और पत्नी शहर में, जिसमें बच्चों की पढ़ाई में कोई बाधा न हो। गजाधर बाबू स्वभाव से बहुत स्नेही व्यक्ति थे और स्नेह के आकांक्षी भी। जब परिवार साथ था, ड्यूटी से लौटकर बच्चों से हंसते बोलते, पत्नी से कुछ मनोविनोद करते। उन सब के चले जाने से उनके जीवन में गहन सुनापन भर उठा। उन्हें पत्नी की स्नेहपूर्ण बातें याद आती रहती। दोपहर में गर्मी होने पर भी 2 बजे तक आग जलाए रहते और उनके स्टेशन से वापस आने पर गर्म गर्म रोटियां सेंकती और उनके मना करने पर भी थोड़ा सा कुछ और थाली में परोस देती और बड़े प्यार से आग्रह करती। जब वह थके हारे बाहर से आते तो उनकी आहट पाकर वह रसोई के द्वार पर निकल जाती और उसकी सरलस आंखें मुस्कुरा उठी थी। अब कितने वर्षों बाद वह अवसर आया था जब वह फिर उसी स्नेह और आदर के मध्य रहने जा रहे थे, पर जिस भावात्मक स्वागत की उन्होंने उम्मीद की थी वैसा कुछ भी नहीं हुआ। न ही उन्हें स्टेशन में कोई लेने आया और न ही उन्हें घर में स्वागत होता है। उनके घर पहुंचते ही उनके घर वाले जो उनके आने से पहले हंसी मजाक कर रहे थे, वह हंसी मजाक करना बंद करके वहाँ से एक एक करके सब उठकर चले जाते हैं। हालांकि उनकी पत्नी आती है तो उनका भी अलग ही रोना चालू होता है। जहाँ एक तरफ गजाधर बाबू से अपने बच्चों की शिकायत करती हैं तो वह दूसरी तरफ उनका पक्ष भी लेती है। उनकी पत्नी कहती है कि ना ही घर के कामों में बहू मदद करती है और ना ही उनकी बेटी। बहू के अलग नखरे हैं और बेटी कॉलेज का बहाना लेकर बैठी रहती है। परंतु गजाधर बाबू बच्चों को कुछ कह देते तो बच्चों को उनकी दखल अंदाजी लगती थी। वह नहीं चाहती कि गजाधर बाबू बच्चों की किसी भी कार्य पर रोक टोक करे, क्योंकि उसे लगता है कि ऐसा करने से घर में बनी रही शांति भंग हो जाएगी। गजाधर बाबू को इसे गहरा आघात पहुंचा था। बसंती अपनी सहेली शीला के यहाँ जाती थी। मना करने पर
वह नाराज़ होती है और बाद में पीछे के दरवाजे से शीला के घर जाती है। बसंती को अगर खाना बनाने को कहा जाता है तो वह जानबूझकर खाना खराब बनाती है ताकि आगे से कोई खाना बनाने के लिए ना कहे। बहू हद से ज़्यादा खाना बनाती थी। घर में इन दोनों का खाना किसी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था, परंतु सब यही कहते कि गजादर बाबू ने उन्हें खाना बनाने को क्यों कहा। कई बार गजादर बाबू को चाय नाश्ता के लिए इंतज़ार करना पड़ता और फिर उन्हें वह पल याद आ जाते। गणेशी उनके लिए चाय और जलेबियाँ लेकर आया करता था, पर पैसेंजर ट्रेन भले ही लेट हो जाए पर गणेशी ने चाय और नाश्ता पहुंचाने में कभी देर नहीं की। क्या मजाल कि उसे कुछ कहना पड़ जाए। गजादर बाबू का घर छोटा था, इसलिए उनके रहने के लिए कोई स्थान बचा ही नहीं था। उनके लिए बैठक में एक पतली सी सरपाई डाल दी गई। जब गजादर बाबू ने घर गृहस्थी की बातें छेड़ी तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि अब हाथ में पैसा कम रहेगा तो खर्च भी कम होना चाहिए। उनकी पत्नी तुरंत जवाब देती है कि मैं किसका पेट काटूं, घर खर्च तो वाजिब ही वाजिब है। यही जोड़ गांठ करते करते बूढ़ी हो गई, ना मन का पहना ना जो ओढ़ा। शिकायत करने के बजाय गजादर बाबू से राय मांगी होती तो गजादर बाबू को थोड़ा संतोष होता, उसे चिंता नहीं होती, लेकिन उनसे तो केवल शिकायत ही की जाती थी, जैसे परिवार की सब परेशानियों के लिए वही जिम्मेदार है। गजादर बाबू को ऐसा प्रतीत होता है जैसे उनके घर में वापस लौटने से घर में चल रही व्यवस्था में व्यवधान पड़ गया हो। उनको लगने लगा था कि नौकर का खर्च भी बिल्कुल बेकार है। घर में छोटे मोटे काम तो होते रहते हैं और इतने सारे लोग हैं, अब मिलकर घर में काम करेंगे तो घर का काम आसानी से हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने नौकर का हिसाब कर दिया और उसे नौकरी से निकाल दिया। शाम को जब बड़ा बेटा अमर दफ्तर से वापस आता है और नौकर को पुकारता है तो उनकी पत्नी कहती है, बाबूजी ने नौकर को घर से निकाल दिया, कहते हैं खर्च बहुत है। वहाँ अप्रत्यक्ष रूप से गजादर बाबू को ताने मार रही थी। गजादर बाबू रोज शाम को टहलने जाया करते थे, परंतु जी भारी होने के कारण वहाँ उस दिन बाहर नहीं गए। बिना बत्ती जलाए चरपाई पर लेटे रहे। इस बात से अनजान सभी घर वाले उनका निंदा करने लगे। उनका छोटा बेटा नरेंद्र कहने लगे, माँ तुम बाबूजी से कहते क्यों नहीं, खुद से कुछ करते नहीं, ऊपर से नौकर भी छुड़वा दिया। अगर उन्हें लगता है कि मैं साइकिल पर गेहूँ ले जाकर आटा पिसवा के ले आऊँगा तो ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ तक कि उनकी बेटी बसंती भी कहती हैं कि मैं कॉलेज भी जाऊँ और लौटकर घर में झाड़ू भी कर लगाऊँ, यह मेरे बस की बात नहीं है। उनका बड़ा बेटा अमर कहता है, बूढ़े आदमी हैं, चुपचाप पड़े रहे, हर चीज़ में दखल क्यों देते हैं। बच्चे तो बच्चे, परंतु पत्नी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। कुछ देर बाद जब उनके कमरे में आई तो गजादर बाबू को चरपाई पर लेटे देखा तो वहाँ सीट पिटाई, परंतु गजादर बाबू भी आंखें बंद किए चुपचाप लेटे रहे। कहानी का अंतिम भाग। कुछ देर बाद गजादर बाबू चिट्ठी हाथ में लिए अंदर आए और पत्नी को पुकार कर कहने लगे कि उसे सेठ रामजी मल की चीनी मिल में नौकरी मिल गई है। खाली बैठने से तो अच्छा है 2-4 पैसे कमा लाओ। वहाँ पत्नी से चलने के लिए भी पूछते हैं, लेकिन उनकी पत्नी ने मना कर देती है और गजादर बाबू गहरी मौन में डूब जाती है और उनका
छोटा बेटा नरेंद्र बड़ी तत्परता से उनका बिस्तर बांधता है और रिक्शा तक बुला लाता है और नाश्ते में उनकी पत्नी लड्डू और मठड़ी लाती है। गजाधर बाबू हाथ में लड्डू और मठड़ी लिए रिक्शे में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं, परंतु गजाधर बाबू के जाने के बाद भी उनके परिवार वालों को कोई चिंता नहीं होती। अमर की पत्नी और बसंती उसे सिनेमा ले जाने के लिए अमर से कहती हैं और गजाधर बाबू की पत्नी सीधे चौके में जाकर कामों में लग जाती है और बची हुई मठड़ियों को कतोरदान में रखकर कमरे में लाई और कनस्तरों के पास रख दिया। फिर बाहर जाकर कहा, अरे नरेंद्र, बाबूजी की चरपाई कमरे से निकाल दे, उसमें चलने तक की जगह नहीं है। और कहानी के उद्देश्य हैं, वस्तुतः यह कहानी इस ओर भी संकेत करती है कि इतनी आत्मीय और निकट संबंधों में किस प्रकार संबंधहीनता आ गई है। गजाधर बाबू के परिवार की यह स्थिति है जो वृद्ध पिता को एक बोझ समझते हैं, जबकि दूसरी ओर उसी व्यक्ति की आय का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं। आधुनिक भाव बोध और अस्तित्व का संकट व संबंधहीनता को उद्घाटित करना ही इस कहानी का उद्देश्य है। वापसी कहानी में भारतीय समाज के मध्य वर्गीय परिवार के पारस्परिक संबंध, जनरेशन गैप, व्यक्ति की आर्थिक उपयोगिता, युवा पीढ़ी द्वारा व्यवहार को स्वतंत्रता आदि बातें सरल, सटीक व मनोवैज्ञानिक शैली में लेखिका ने इस कहानी में चित्रित की गई है। यहीं पर आज की कहानी, वापसी कहानी, यही समाप्त होती है।